प्रदेश के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, छात्र, बुजुर्ग सभी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित, दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट विकास और विश्वास और सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। यह केवल घोषणा का पुलिंदा नहीं, बल्कि क्रियान्वयन की ठोस मंशा का प्रतीक है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के लिए एवं परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँगा। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहे भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के विकसित राजस्थान को जो है एक महत्वपूर्ण बजट 2 साल में हमको दिया है। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो गांव में बसने वाली आत्मा है वो किसान है, वो हमारा अन्नदाता है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों को के विस्तार और आधुनिक तकनीकी के उपयोग और सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। किसानों की सस्ती दरों पर ऋण, फसल बीमा को मजबूती और मंडी सुविधाओं को विस्तार और भंडारण क्षमता बढ़ाने जैसे कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई नीति देने का काम किया है। प्रदेश के हमारे किसान भाई जिनके लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा कि चीर के जमी को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। ये बजट किसान को केवल राहत नहीं देता, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी क्रम में हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 76,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। साथ ही गेहूं की एमएसपी खरीद के ऊपर 150 रुपए प्रति क्विंटल तथा 2,50,000 से अधिक कृषि कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समृद्ध और खुशहाल बनाने का काम भी किया है। माननीय सभापति महोदय, अगर अभी पिछली कांग्रेस सरकार व हमारी भाजपा सरकार के कार्यों की अगर तुलना करूं तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों को कृषि कनेक्शन 2 वर्षों के अंदर 1,70,601 व 5 वर्षों में 4,53,331 कनेक्शन दिए गए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने मात्र 2 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के किसान भाइयों को 2,04,819 कृषि कनेक्शन देने का काम किया है, जिससे पता चलता है कि भाजपा सरकार पूर्ण रूप से किसान के हितैषी के रूप में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक किसान की पीड़ा किसान का बेटा हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी अच्छी तरह समझते हैं और हमारी सरकार ने सिर्फ कृषि कनेक्शन ही नहीं, किसानों को पर्याप्त बिजली देने का काम भी किया है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने कांग्रेस सरकार ने किसानों को बिजली बिलों में अनुदान अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में 28,180 करोड़ रुपए और 5 वर्षों के अंदर 81,735 करोड़ रुपए दिया गया, जबकि हमारी सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में ही 48,591 करोड़ रुपए कृषि बिलों पर किसानों को अनुदान देने का काम किया है।
हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार पे भी विशेष फोकस दिया है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी युवा कहलाते हैं। इस बजट में रोजगार, युवाओं को रोजगार सृजन, कौशल विकास, नए पदों की भर्ती व स्वरोजगार की प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए अनेकों प्रकार की भर्तियां निकालकर उनके कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करते हुए उनके उद्योगों और प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। जो तूफानों से टकराने का हौसला रखते हैं, वही दुनिया बदलने का इरादा रखते हैं। युवा है, हम रुकना हमारी फितरत नहीं, हम इतिहास नहीं भविष्य लिखा करते हैं, भविष्य लिखा करते हैं। ये बजट युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, हमारी भजन लाल जी की सरकार ने अब तक 1 लाख पदों पर नियुक्तियां और 1.55 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन करने का काम भी किया है। प्रदेश के युवाओं को पिछली सरकार ने जिस प्रकार से छला, उनके कैरियर से जिस प्रकार से खिलवाड़ किया, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। सरकार ने 2 वर्ष में 90,638 नियुक्तियां और 5 वर्षों में 2,07,570 नियुक्तियां ही दी। वो पूरे की पूरी नियुक्तियां जो है घोटाले और पेपर लीक से युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम पिछली सरकार ने किया है। और इसी प्रकार से जो है पिछली सरकार ने जो है खिलाड़ियों जो है युवाओं को जो जिस प्रकार से छला और जिस प्रकार से उनके कैरियर के साथ खेला, उसी का नतीजा है कि आज वो जो है विपक्ष के रूप में यहाँ पे विराजमान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बजट के युवाओं के सपनों को पंख देने वाला जो है बजट कहूँगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में जो है उनको बढ़ावा देने का काम भी हमारे किया है। माननीय सभापति महोदय, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। इस बजट में महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन और शिक्षा का स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष प्रकार से ध्यान देने का काम भी किया है। और इसमें हमारी लखपति दीदी योजना के अंदर 19.90 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण प्रदान कर 15.95 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का काम भी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने किया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कांग्रेस ने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में स्वयं सहायता समूह की आजीविका की हमारी बहनों को बैंक के ऋण कांग्रेस के मात्र 4,382 करोड़ ही दिया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मात्र 2 वर्ष के अंदर 5,492 करोड़ रुपए देने का कार्य किया है। महिला सुरक्षा हेतु 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना भी उन्होंने की है। हमारे कहा है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो है उनकी जो है एक पंक्ति है, वो कहते थे कि महिलाओं को सशक्त बनाना एक सशक्त राष्ट्र की पहली शर्त है। इसलिए महिलाओं को भी मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसी में हमारी सरकार ने स्पष्ट किया कि महिलाएं सशक्तिकरण के लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे महिलाओं को अंदर विश्वास पैदा हो, उसके लिए भी काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-2 मेरी डिमांड और है जो मैं बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की धरती पर आपके कदम सफलता की मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूं।
आपकी मेहनत और लगन से हर सपना सच होता है। जनहित की राह में आपका साहस हम सबको प्रेरित करता है। आपके नेतृत्व में राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जन कल्याण में आपका समर्पण हम सबको प्रेरणा देता है। हम गर्व से कह सकते हैं आपके जैसा नेता हमें मिला है। माने डॉक्टर ऋतु, माने सभापति जी, 2 डिमांड हो रहे हैं, मैं रख रहा हूं। मेरे विधानसभा के अंदर जो शाहपुरा से विजयनगर रोड को जोड़ता है, वो जो है हमें बाईपास की हमारी शाहपुरा की जनता को जरूरत है। इस सदन के माध्यम से मैं जो है बताना चाहता हूं। एक राइला में हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राइला के अंदर जो हाईवे पे है और बनेड़ा और राइला दोनों गांवों के बीच में कॉलेज नहीं है, इसलिए वहां पर एक महाविद्यालय देने का जो है हम आपसे मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बजट की चर्चा में मुझे हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया। 2 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहूँगी। स्वप्न साकार होंगे साथ चलने से, बढ़ने के लिए विश्वास खुद पर चाहिए। शुभ कामनाएं दूंगी आपको कि आप बढ़ें। राजस्थान का हर तबका साथ चले, मिलकर विकसित भारत का निर्माण करें। जैसा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करने का प्रावधान किया गया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने से विकास और निवेश दोनों के द्वार खुलते हैं और इसमें सड़कें महत्वपूर्ण हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति जो है वो बहुत ही जर्जर और दयनीय है और दर्दनाक की स्थिति में आ चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि निवेदन करना चाहूँगी कि जो सड़कों के लिए हमारे पास हमने व्यय करने का सोचा है, उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र की गाटोली से मिल्समा रोड, मिल्समा में यूपी बॉर्डर तक की रोड, संपर्क सड़क सिंघनिया, सिंघाड़ा तरसुमा रोड, संपर्क सड़क महलोनी और ऐसी 46 सड़कों की लिस्ट है जो मैं टेबल करना चाहूँगी और जिससे कि मेरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और मैं निवेदन करूंगी उप मुख्यमंत्री महोदया से कि वो इस पर जरूर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें मुझे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करने के लिए आपने रखा है उसमें से मिले। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जैसा कि बजट में प्रावधान किया गया और बजट में कहा गया कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम रहा, इस हेतु मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं धन्यवाद दूंगी कि बजट में जो सौगातें मुझे मिली हैं उसमें हमारे क्षेत्र में 33 केवी का एक रिछोली का जीएसएस मिला है और रिछोली के जीएसएस से हमारे क्षेत्र की जो बिजली तंत्र है वो सुदृढ़ होगा। लेकिन मेरे क्षेत्र में डांग का इलाका भी बहुत आता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो है एक 33 केवी जीएसएस थाना डांग में जरूर दें, जिससे कि मेरे क्षेत्र का जो बिजली का तंत्र है वो सुदृढ़ हो पाए। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक रुदावल का बाईपास दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सड़कों की स्थिति मेरे यहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है, लेकिन आपने रुदावल का जो बाईपास दिया उससे मेरे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और 60 करोड़ की लागत से बनेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का देना चाहूँगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देना चाहूँगी। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जो चीज़ें सड़कों की जहाँ तक बात है उनमें बहुत सारी सड़कें मेरी आ रही हैं। पुलियाओं की बात करूँ तो आपने जो बाढ़ की बाद में जो आप वर्षा के बाद में जो चीज़ें करते हैं उनमें मेरे क्षेत्र में क्या होता है कि 2-4 पुलियाएँ ऐसी हैं जिनकी स्थिति इसी बारिश में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी, उनका भी निर्माण कराया जाना चाहिए, जिसके कारण से जैसे कि दीवान नंगला की जो पुलिया है वो 4 महीने तक पूरा गांव जो है वो टापू की तरह रहता है। अगर वहां पर ऊंची सपाट की पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वहां पर लोगों को सुविधा मिलेगी। सीतपुर की पुलिया है जलसिंह नंगला वाली, वो भी उसका भी निर्माण कराया जाना चाहिए। नहरौली वाली पुलिया है, रतोवा रसीलपुर वाली पुलिया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपके द्वारा क्षेत्र के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी
कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महिलाओं को ये सोचने का अवसर मिल पाता है। मैं ये भी कहूँगी कि हमें बच्चियों की पढ़ाई के बारे में भी विचार करना चाहिए। देवनारायण कन्या महाविद्यालय में एक और स्थायी सेक्शन की आवश्यकता है, जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए, और छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए पीजी के ज़्यादा ऑप्शन उन्हें मिले तो निश्चित तौर पर वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएंगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपने जो एडीजे कोड मुझे दिया है, जो हमारी लंबे समय से मांग थी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरओ भी दिए हैं, कृषि महाविद्यालय दिया है, उनके लिए भी मैं आपका धन्यवाद दूंगी। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि एक आईटीआई का कॉलेज रुब्बा क्षेत्र में भी खुलना चाहिए, जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिल पाए और हमारे क्षेत्र के बच्चे बाहर नहीं जाए। युवाओं को अपने खेलों का प्रदर्शन अच्छे तौर पर करने के लिए, पहले भी मैंने विधानसभा में ये बात कही और मैं ये कहूँगी कि उपखंड स्तर पर एक बड़ा अच्छा स्टेडियम सुविधाओं से युक्त युवाओं को मिलना चाहिए, जिससे कि वो देश और विदेश में हमारे देश का परचम फैला सके। धन्यवाद। जय भारत। श्री राम साहेब वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट चर्चा पे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवाई विधानसभा क्षेत्र की जागरूक एवं विकासोन्मुख जनता की ओर से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का पूर्ण समर्थन करता हूं। ये बजट केवल आय व्यय का साधारण दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने का व्यापक विजन प्रस्तुत करता है। लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में सामाजिक न्याय, आर्थिक, क्षेत्रीय संतुलन तीनों का समन्वय दिखाई देता है। सभापति महोदय, राजस्थान की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा किसान में। इस बजट में 35 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त आपातकालीन फसल ऋण, सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान तथा पशुपालन डेयरी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देने से उत्पादन बढ़ेगा, लागत घटेगी और किसान की आय में वृद्धि होगी। ये बजट किसान को आश्वस्त करता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, युवा शक्ति किसी भी प्रदेश की बड़ी पूंजी होती है। इस बजट में 4 लाख रोजगार सृजन कर रोड मैप बनाकर 23,000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण को मुफ्त इलाज की सुविधा का विस्तार, अस्पतालों का उन्नयन, नए विभाग की स्थापना, आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, ये सब आमजन के जीवन से सीधा परिवर्तन लाने वाले निर्णय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का, नए महाविद्यालयों और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में विस्तार से भविष्य की पीढ़ी को सशक्त आधार मिलेगा। सभापति महोदय, प्रदेश के समग्र विकास के लिए 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और स्वराज योजनाओं का विस्तार, ये सब इस बात का प्रमाण है कि सरकार युवाओं को केवल आश्वासन नहीं बल्कि अवसर दे रही है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देके सरकार ने रोजगार और उद्यमिता को मजबूत आधार तैयार किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी क्षेत्रों में ये बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को फायदा मिलेगा, नए फंड मिलेंगे, नई सड़क परियोजनाएं, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में सभी कदम राजस्थान को निवेश के मानचित्र पर और मजबूत बनाएंगे। बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उद्योगों को गति मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अरावली संरक्षण में 10 करोड़ पौधारोपणों और अवैध खनन पर नियंत्रण जैसे निर्णय ये दर्शाते हैं कि सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये दूरदर्शी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित राजस्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह को सस्ती ऋण सुविधा, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और शहरी विकास के प्रावधानों से ये बजट
वास्तव में सर्वसमावेशी बनता है। समाज के हर वर्ग को इस बजट में स्थान मिला है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का दायित्व केवल आलोचना करना नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है, लेकिन जब प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा हो तब केवल नकारात्मकता फैलाना उचित नहीं है। जनता जानती है कि विकास की राजनीति कौन कर रहा है और कौन केवल विरोध की राजनीति तक सीमित है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि आपने इन 3 बजट के मेरे विधानसभा क्षेत्र को अभूतपूर्व सौगातें दी। इससे हमारी अपेक्षाओं में और अधिक वृद्धि हो रही है। पूरक बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र को नगरपालिका निकाय को नगर परिषद में क्रमोन्नत निकाय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, दत्तवास में पंचायत समिति बनाने, राहुली एवं उसके पास में उप तहसील और कॉलेज खोलना, पीपलू के कुरेड़ा से जवाली में ब्रिज बनाने, चौगाई से सोंदीपल होते हुए नया टीला तक सड़क बनाने सहित महत्वपूर्ण सड़कों के प्रस्ताव पूरक बजट में स्वीकृत करवाने की कृपा कराएं। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और पूरी राज्य सरकार को इस जनहितकारी, संतुलित, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बजट राजस्थान को आत्मनिर्भरता, समृद्धि और सुशासन के नए शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेश गुर्जर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2026-27 पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री साहिबा ने भजन लाल जी सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। 264 बिंदुओं को 2 घंटे 25 मिनट करीब में 21,000 शब्दों का भाषण वित्त मंत्री साहिबा ने पढ़ा। जब मैंने इस भाषण को गौर से पढ़ा और जानना चाहा कि इसमें गरीब, मजदूर, नौजवान है या नहीं, तो जानकारी सामने आई कि सदन के सामने मैं रखना चाहता हूँ। इस पूरे 21,000 शब्दों के भाषण में केवल एक बार गरीब का जिक्र हुआ है, एक बार कमजोर वर्ग का जिक्र हुआ है और 2 बार वंचित और 5 बार मजदूरों का जिक्र हुआ और 11 बार महिलाओं का जिक्र हुआ है। ये जरूर कि इस बजट में 46 बार मुख्यमंत्री जी का जिक्र हुआ और 11 बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र इस बजट में किया गया। ये सरकार गरीब, मजदूरों और वंचितों का जिक्र तो नहीं कर सकती और उनकी फिक्र करने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मेरे से पूर्व टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने गरीब, किसान और मजदूर की बात इस सदन में रखी। मैं उनकी बात से सहमत हूं और आज इस पवित्र सदन में मैं महान किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को नमन करते हुए मैं उनको शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूं। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने कहा था कि जब तक गरीब, किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों के नहीं बैठेंगे जहां पर देश के नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, नीतियां बनती है, सही मायने में गरीब किसान वर्ग का भला नहीं हो सकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में वंचित, गरीब और मजदूरों की चिंता तो नहीं की, मगर गुजरात से आने वाले पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की चिंता इस बजट में जरूर की है। पूरे बजट में सिर्फ कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आए हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र की जानबूझकर अनदेखी की है। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हो, आप किसी एक पार्टी के मुखिया नहीं। बजट से पूर्व आपने सत्ता पक्ष के विधायकों से बजट पर चर्चा की, जबकि विपक्ष से किसी भी विधायक से आपने बजट पर चर्चा नहीं की। 8 करोड़ जनता ने आपको प्रदेश का मुखिया बनाया है। इस तरह की अनदेखी की तो आने वाले पंचायत चुनाव में आपको इस बजट का परिणाम मिल जाएगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, झालावाड़ में पिपलौती का हादसा हुआ, हादसा बड़ा दुखदायी था। आनंद फानंद ने, शिक्षा मंत्री जी ने प्रदेश के कई स्कूलों को जमी जोत कर दिया। मैं आंकड़े में राजस्थान के हालात आपको बताना चाहता हूं। जर्जर भवन की बात करूं, 3,768 भवन जर्जर हैं। पूरी तरह से असुरक्षित स्कूल 5,667 हैं और जर्जर और असुरक्षित कमरे
86,934 है और स्कूल जिनकी मरम्मत की जरूरत है 41,178 है और जर्जर शौचालय 17,109 है। शिक्षा विभाग ने आपके स्कूल की मरम्मत के लिए 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे बजट में, पर आपने दिया क्या? 500 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि आपकी सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा देने के लिए कितनी गंभीर है। मेरी विधानसभा में लंबे समय से बकानी में महाविद्यालय की मांग की जा रही है, आपने इस बजट में नहीं दी। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, आप संस्कृत कॉलेज का रटलई में आदर शिलान्यास करने आए थे जब आपने पनवाट और सारोला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की थी, वो भी आपने इस बजट में नहीं करी है। मैं अगर किसान की बात करूं तो किसान को क्या चाहिए? समय पर बिजली और सिंचाई के लिए पानी। आपने बिंदु संख्या 166 में राजस्थान में सिंचाई के लिए 11,300 करोड़ के कामों की घोषणा की, पर उसमें इस साल आप कितना खर्च करोगे मैं सदन को बताना चाहता हूं। 11,300 करोड़ की घोषणा में से इस साल केवल 3,928 करोड़ रुपए आप सिंचाई पर खर्च करोगे। झालावाड़ में आपने छोटी काली सिंध की सिंचाई परियोजना की लागत 1,622 करोड़ की घोषणा की, केवल इस साल आप काम करोगे 50 करोड़ रुपए का। इसी तरह परवन अकावत परियोजना की बात करें तो सरकार बताए कि इस साल के बजट में इसके लिए 1 रुपया भी आपने नहीं दिया है। आपने सिर्फ पिछले बजट की जो घोषणा थी 3500 करोड़ रुपए की, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और काम चालू हो गया है, वो का वही इस बजट में आपने गिना दिया। अगर सही है तो मंत्री जी अपने रिप्लाई में जरूर उसका जवाब दें। परवन बांध जो बना मेरी विधानसभा खानपुर में बना है, सबसे ज्यादा प्रभावित खानपुर के किसान इसमें प्रभावित हुए हैं। जो लोग प्रभावित हुए अभी तक उनको घरों का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया है। सिवाय चेक, चरागाह और फॉरेस्ट में बसे हुए लोगों को लंबे समय से मैंने सदन में भी बात रखी और सड़क पर भी मांग रखी। आपने 2025 में उनको बजट में मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कर आपने उनको बजट देने की घोषणा करी, पर हुआ क्या? किसी खानपुर के भीलखेड़ा, खेरखेड़ा, समरोल, कांगनीखेड़ा, सेवनिया, बुखारी, दौलरा और मानपुरा के गांव के लोग सियाचक, वन भूमि और फॉरेस्ट में बसे हुए हैं। 89 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वहां के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने उनको पहाड़ों पर ऊंचाई पर बसाया था, पर वो आबादी में नहीं है, इस वजह से आपने उनको मुआवजा नहीं दिया। जब आप मुआवजा उनको देना चाहते हैं तो आपने बीएसआर रेट 2017 से, किसी को 2018 से, किसी को 2023 से आप देना तय किया, जबकि सरकार ने मुआवजा देने का निर्णय 2025 में किया। आप 2025 की बीएसआर रेट से उनको मुआवजा क्यों नहीं देना चाहते हो? सरकार बताए। सड़कों की मैं बात करूं, आपने सड़कों के लिए 27,800 करोड़ का बजट रखा, मगर पूरे राजस्थान के गांव में मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 2,000 करोड़ खर्च करेंगे। क्या शहरों में रहने वाले को ही सड़कों की जरूरत है? क्या गांव में पंचायत को सड़कें जोड़ने की जरूरत नहीं? सारा बजट आपने या तो जयपुर को या भरतपुर को दे दिया है। आपने पहले बजट में झालोर से झालावाड़ तक हाईवे बनाने की घोषणा करी थी, आज दिन तक पहले बजट की घोषणा आपकी पूरी नहीं हुई है। गांव के जो मैंने सड़कों के जो प्रस्ताव दिए थे वो भी आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ऐसा लग रहा मुझे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी सरकार कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले विधायकों की जो उपेक्षा कर रही है, उसका परिणाम आपको आने वाले पंचायत में देखने को मिलेगा।
आप लोगों ने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। श्री विश्वनाथ सिंह मेवाड़। सभापति जी, आपने मुझे 26-27 के बजट के ऊपर बात रखने का मौका दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और जो नाथद्वारा के लिए जो खास चीज़ दिए हैं बजट में, उनके लिए एक खास धन्यवाद। बजट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी बजट की बात होती है या कोई काम की बात होती है, तो विपक्षीगण यहाँ कहते हैं कि ये तो सदन में बात हो रही है, धरातल पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप धरातल पे देखेंगे तो स्थिति विपरीत है कि जितने भी काम हुए हैं उसका श्रेय लेने के लिए विपक्षीगण के सदस्य बड़ी तेज़ी से और बड़ी उत्सुकता से काम करते हैं। तो ये दोहरापन क्यों? मेरे ख्याल से जो धरातल में जो विपक्षीगण के सदस्य हैं वो सोच रहे हैं समय को देख के जो भी हाथ में लगे वही ठीक है। अगर हम बजट पे जाते हैं तो बजट के कुछ तुलनात्मक प्रतिशत में सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिससे हमें सरकार की जो आर्थिक अनुशासन है उसका अंदाज पड़े। पहला प्रतिशत है रेवेन्यू रिसीट से कितना प्रतिशत रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड हैं वो कितना खर्च होता है। उसमें 2024-25 में 61%, 25-26 में 55% और 26-27 में 52%। दूसरा प्रतिशत है कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट है, जो 23-24 में 2.6% था, 24-25 में 2.5, 25-26 में 1.8 और 26-27 में 1.1। और आखिरी प्रतिशत जो है वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट है, जो 23-24 में 4.3, 24-25 में 4.3, 25-26 में 3.9 और 26-27 में 3.7। तो ये घटता प्रतिशत यही दिखाता है कि जो वित्तीय अनुशासन है उसके लिए एक शुभ संकेत है। और जहाँ तक राजस्थान के जो प्राथमिकता है, अगर हम देखें कि पूरे खर्च से कितने क्षेत्र में कितना प्रतिशत खर्च होता है, तो सबसे ऊपर, और इसकी तुलना अगर हम अन्य राज्य के साथ करें तो अन्य राज्यों के पिछले साल के बजट और इस साल के राजस्थान के बजट के साथ तुलना करें तो सबसे ऊपर आता है एजुकेशन, जहां राजस्थान के बजट में 17.1% खर्च हो रहा है, बाकी दूसरे राज्यों में सिर्फ 14.5। स्वास्थ्य के लिए राजस्थान में 8.1, दूसरे राज्यों में 6.2। रूरल डेवलपमेंट में राजस्थान में 8.2, दूसरे राज्यों में सिर्फ 4.9। और ऊर्जा की देखें तो राजस्थान में 10.6 और दूसरे राज्यों में सिर्फ 5.3। एक और विषय है जो बार बार इस सदन में उठता है, अभी भी उठा है, कि जो जर्जर अवस्था में जो स्कूलें हैं उनके मरम्मत के बारे में, उनके पुनर्निर्माण के बारे में। अब यहाँ सभी को पता है कि 2 सालों में भले इमारत विपक्षी गण द्वारा बनी हो, 2 साल में कोई भी इमारत जर्जर अवस्था में नहीं आती है। ये सालों के अनदेखे का कारण है। और बार बार यह भी पूछा जाता है कि सरकार इस इमारतों में, स्कूलों में कितना पैसा खर्च करेगी। वो जवाब बजट में, लेकिन जितना भी खर्च होगा वो जो विपक्षी गण ने खर्च किया उससे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर विपक्षी गण ने खर्च किया होता तो ये जर्जर अवस्था की नौबत भी नहीं आती। स्कूल तो बन जाएंगे और इन स्कूलों की गुणवत्ता को तय करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए बजट द्वारा सेंट्रलाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल लैब्स बनाई जा रही हैं। और इन गुणवत्ता और इस पारदर्शिता के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि नाथद्वारा में पिछले महीनों में जब भी कोई काम का उद्घाटन होता है तो उस पर एक QR कोड लगाया